चलो, तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा था, मैं कह रहा था देखो आप रेडॉक्स रिएक्शन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हमें रेडॉक्स रिएक्शन पर पूरा चैप्टर पढ़ना है, मतलब कंप्लीट चैप्टर जो है ना वो रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर है। आज तक हमने जो बात की रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बहुत थोड़ी सी, कि वो रिएक्शंस जिनमें कोई ऑक्सीजन ऐड होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकलता है रिडक्शन, दोनों मिल जाए तो रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सेम कहानी आप किसके रेफरेंस में पढ़ते थे, हाइड्रोजन के रेफरेंस में, और सेम कहानी आप पढ़ते थे इन द रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी पढ़ोगे आप वो चीजें जो आपने 10th में पढ़ी है, लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ोगे। रेडॉक्स रिएक्शन को बहुत डिटेल में जानोगे कि क्या होती है, कौन कौन से टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, और ये हमारे किस तरह से काम आती है। साथ में इस चैप्टर में हम लोग एक चीज सीखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हाँ सर, बैलेंसिंग तो हम लोगों को आती है। वो हिट एंड ट्रायल मेथड था जो आपने सीखा था, वो हिट एंड ट्रायल मेथड हमारे 10th क्लास तक की रिएक्शंस पर तो लग जाता है, लेकिन जो रिएक्शंस हमें आगे पढ़नी है, हम पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन अलग अलग चैप्टर में, एस ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर, स्पेशली तो पी ब्लॉक के अंदर, है ना। सॉल्ट एनालिसिस करके एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में अलग तरह से रिएक्शन होता है किसी सब्सटेंस का, बेसिक मीडियम में अलग तरह से रिएक्शन होता है किसी सब्सटेंस का, तो उनको बैलेंस करने का तरीका भी अलग अलग होता है। मतलब आप उस हिट एंड ट्रायल मेथड से सारी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर सकते, और आपको खुद से पता लग जाएगा वो जब आप करना सीखेंगे। तो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में छोटी छोटी हमें सीखनी है, और उन सारी चीजों को सीखने से पहले हम एक या दो क्लास में एक टर्म बहुत अच्छे से सीखेंगे, विच इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये बड़ा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग इनऑर्गेनिक के हर चैप्टर में ये हमें काम आने वाला है, और इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। टर्म का क्या नाम है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन आप चैप्टर का नेम डालें और हेडिंग लगा दें पहली, ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में ये हमें कदम कदम पे काम आएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाए अपनी कॉपीज में, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर को थोड़ी देर साइड में रखते हैं। क्या आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा है? दो तरह का होता है सर, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, पढ़ा है ना। चार्ज स्पीशीज के बारे में आपने पढ़ा है। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ही है, चार्ज ही है ये, है ना। समझना क्या है ये ऑक्सीडेशन नंबर, डिफाइन कर रहा हूं मैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज द रियल और imaginary charge on an atom in a compound। मेरे पास एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड, उस कंपाउंड पर या तो रियल चार्ज किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, या इमेजिनरी चार्ज उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ किताबें इन दोनों को मिला के लिख देती है फॉर्मल चार्ज, तो ये भी ठीक है, द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड। ठीक है, ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। सर फील नहीं आया इसका, समझो। जैसे मैंने बात की NaCl की, क्या आप मुझे बता सकते हैं सोडियम का चार्ज कितना है? सोडियम का चार्ज कितना है, +1। क्लोरीन का चार्ज कितना है, -1। अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन दिस कंपाउंड, तो मैं कहूंगा +1, एंड दिस इज द रियल चार्ज। ये क्या है, रियल चार्ज। हम इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे समझो CaCl2, आपसे पूछे यहाँ कैल्शियम का चार्ज कितना है, अब जल्दी से बता देंगे सर, +2। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ, यही ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन का चार्ज कितना है यहाँ पे, 1-, इसी को हम आज से क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बता देंगे कि कैटायन का चार्ज कितना है, एनायन का चार्ज कितना है, मतलब आप ऑक्सीडेशन नंबर भी बता देंगे। मैंने कहा ना, चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर है, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो। लेकिन प्रॉब्लम आती है कब, आप सुनो। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग HCl का, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, इसी से शुरू करते हैं। HCl,
मुझे एक बात बताओ, HCl एक आयनिक कंपाउंड है कि HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है? पढ़ा है ना हम लोगों ने कि कई तरह के कंपाउंड होते हैं और उसमें दो टाइप्स होते हैं, आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले। और ऐसा अगर कोई कंपाउंड है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन देगा कोई एलिमेंट तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हम उसका चार्ज लिख देंगे, उसके चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर बोल देंगे। अभी CaCl2 में आपने यही किया था, NaCl में आपने यही किया था। अब मैं बात कर रहा हूं HCl की। क्या आप लोग जानते हैं HCl एक आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है? कोवेलेंट। देखो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है ना, वो है एक मेटल और नॉन मेटल का होना। वेरी गुड, एक मेटल और एक नॉन मेटल का होना। आयनिक कंपाउंड केवल और केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म हो सकता है। कभी भी दो नॉन मेटल्स, कभी भी दो मेटल्स के बीच में आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। अच्छा, ये कंडीशन पूरी होने के बाद भी कोई कंपाउंड आयनिक बने ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये कंडीशन पूरी होने के बाद भी कोई कंपाउंड आयनिक हो जाए कि केवल एक मेटल और नॉन मेटल आपने लिया, कंपाउंड आयनिक है, आप फ्री होकर बैठ गए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो उसमें एक मेटल होनी चाहिए कम से कम और एक नॉन मेटल होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से? मतलब दिस इज नॉट दी ओनली कंडीशन कि कोई कंपाउंड आयनिक हो, बट हाँ कंडीशन तो है, होना तो चाहिए। चलो अभी तो अपने काम का इतना है कि एक आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है और एक कोवेलेंट कंपाउंड किस किस के बीच में बनता है? दो नॉन मेटल्स के बीच में, दो नॉन मेटल्स के बीच में। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट है ना, वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। पढ़े ना अपन ने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स वगैरह। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? मेनली बेसिकली क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। खैर ये बात आएगी जब आएगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। अभी तो देखो हमने दो तरह के कंपाउंड पढ़े हुए हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, वहां पर कोई चार्ज नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दें ले उसमें चार्ज आ जाता है। अब समझना ध्यान से, मैंने लिखा HCl, यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा, बोलो हाँ या ना? कोवेलेंट बॉन्डिंग यही तो होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड बना लिया और अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या यहां पर हाइड्रोजन का कोई चार्ज आपको नजर आ रहा? कोई चार्ज है यहां पे? नहीं है। क्लोरीन पर यहां कोई चार्ज आना चाहिए या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। कोवेलेंट बॉन्ड में तो किसका चार्ज? बट हमने एक स्कीम बना दी भाई साहब। हमने कहा एक काम करो, अगर कोई कंपाउंड कोवेलेंट है, ध्यान से सुनना, ये बड़े काम की चीज है। ये कहां काम में लेते हैं, कैसे काम में लेते हैं और ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, धीमे धीमे आपको समझ में आने लगेगा। हम पहले जान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लोगों को केमिस्ट्री में करना क्या। सुनो, मैं कह रहा हूं कि ये कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट। हमने कहा एक काम करें आप सब, क्या इस कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ इमेजिनरी चार्ज देते हैं। इस कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ इमेजिनरी चार्ज देते हैं। मतलब सर समझो, आप है कि यहां पर ये जो दो एलिमेंट हैं, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अलग अलग है। बोलो हाँ या ना? शायद इस बात को सब जानते हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। लेकिन मनी मन हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अलग अलग है, ठीक है। क्यों अलग है सर? बिकॉज ऑफ देयर बिकॉज ऑफ देयर बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कुछ सारा मामला वहीं तो आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? टेंडेंसी, वेरी गुड, गेन नहीं, टेंडेंसी टू गेन मत बोला करो कभी भी। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन को हम एक दूसरा टर्म पढ़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन।
अगर एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा तो उस कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे मान लो मेरे और तुम्हारे बीच में एक बॉन्ड है, दोनों ने बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में हैं, दैट मीन्स हम दोनों के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सेम है। आर यू गेटिंग दिस ना? दैट मीन्स हम दोनों के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सेम है। लेकिन जस्ट इमेजिन मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता हूं, और ऐसा बेसिकली होता है भाई। एक्चुअली में 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सेम हो ही नहीं सकती। मान लो मैं उसको ज्यादा अट्रैक्ट करता हूं इलेक्ट्रॉन्स को, तो मैं कहूंगा मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तुम्हारे कंपैरिजन में। तो यही बात यहां पर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, क्या कहा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। जैसे यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? बताओ। क्लोरीन की। सब जानते हैं किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। तो एक्चुअली में होना चाहिए था इन इलेक्ट्रॉन्स को एग्जैक्ट बीच में, पर वाकई में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ झुके रहते हैं? क्लोरीन की तरफ। मतलब ये बीच में नहीं होते, बिल्कुल क्लोरीन की तरफ ज्यादा झुके हुए रहते हैं। क्लोरीन की तरफ ज्यादा झुके हुए रहते हैं। अब सुनना, इस चार्ज सेपरेशन की वजह से, या ऐसा कह दूं इन इलेक्ट्रॉन्स के क्लोरीन की तरफ चले जाने की वजह से, हम क्लोरीन को एक इमेजिनरी चार्ज दे देते हैं। कितना? -1। क्या ये चार्ज एक्चुअली में है क्लोरीन के पास? क्लोरीन ने एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन लिए नहीं भाई, एनायन थोड़ी ना बनाया क्लोरीन ने। गार्गी, क्लोरीन ने एनायन थोड़ी ना बनाया। ठीक है, तो हमने तो इसको दे दिया एक इमेजिनरी चार्ज कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाता है। और हाइड्रोजन पर सिंस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन को हम कितना चार्ज दे देते हैं? +1। कितना चार्ज दे देते हैं? +1। एक कोवलेंट कंपाउंड में अगर इस तरह किसी पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कोई इमेजिनरी चार्ज अगर दिया जाए, तो उस चार्ज को भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ दिस इज नॉट द रियल चार्ज, धीमे धीमे आने लगेगा। नाउ दिस इज नॉट द रियल चार्ज, दिस इज द इमेजिनरी चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट, जो कि वाकई में नहीं है। सर फायदा क्या है इस चार्ज का? इसकी वजह से हमें यह पता लगा कि अगर ये बॉन्ड कभी भविष्य में, फ्यूचर में ब्रेक करता है, तो क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कह रहा हूं मैं कि अगर फ्यूचर में कभी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो वो स्पेसी इलेक्ट्रॉन्स को लेके भागेगी जिस पर कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? 10%, 15%। अभी तो बहुत एग्जांपल्स करेंगे हम। देखो समझो, जरा समझो। मैं और एग्जांपल से बात करता हूं। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, क्या ले लें? ले लेते हैं H2O, रियली सॉरी, H2O। 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, वाटर है। वाटर को हम अक्सर ब्रेक कर देते हैं H+OH- में, है ना। हम कह देते हैं कि वाटर इस तरह ब्रेक होता है, पर वाटर तो एक कोवलेंट कंपाउंड है, जानते हो? अरे भाई, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। हाँ, यहां पर इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। फिर हाउ इज इट पॉसिबल कि सर हम चार्ज लिख देते हैं इसका? हम तोड़ देते हैं कि इसमें H+ आयन है, O2- आयन है। कैसे लिख देते हैं? समझो, समझना बात को ध्यान से। देखो यहां पर ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। आपको पता है ये जिन 2 एलिमेंट के बीच में बन रहा, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है। सही है सर? नो? जिन 2 एलिमेंट के बीच में बन रहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे? हाइड्रोजन से। मैं बता रहा हूं, सच मानो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो मुझे एक बात बताएं आप लोग कि क्या ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बने हुए इस कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल बीच में रहने देगा कि कोई नहीं तुम बीच में बैठो? नहीं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, सिंस इसने इस इलेक्ट्रॉन के
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पर कितना चार्ज कंसीडर कर लेते हैं? -1। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज कंसीडर कर लेते हैं? +1। आई रिपीट, कंसीडर कर लेते हैं। क्या एक्चुअली में होता है? कंसीडर कर लेते हैं, और इसी को हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, सिमिलरली इस बॉन्ड के लिए, ये भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां भी शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं है, तो इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पर कितना चार्ज कंसीडर कर लेते हैं? -1। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज कंसीडर कर लेते हैं? +1। तो इस ओवरऑल स्पीसी में ऑक्सीजन, ओवरऑल वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर टोटल इमेजिनरी चार्ज कितना आया? कितना आया टोटल इमेजिनरी? -2। एक हाइड्रोजन पर टोटल इमेजिनरी चार्ज कितना आया? +1। क्या मैं ऐसा कह दूं कि एक ऑक्सीजन का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। थोड़ा थोड़ा फील आने लगा होगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड है तो चार्ज रियल होगा, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो चार्ज इमेजिनरी होगा। बहुत सीधी सी बात है। अगर आयनिक है तो रियल होगा, कोवेलेंट है तो इमेजिनरी होगा। ठीक है, फायदे बहुत हैं इस इमेजिनरी चार्ज के, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। जैसे समझो, और एग्जांपल से बात करते हैं हम। जैसे H2S, कुछ इसी तरह का एग्जांपल है। मैं आपको बता रहा हूं सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जरा मुझे बताएं तो क्या क्या चार्ज आ जाएगा किस किस, बताएं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे हम 2-, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर +1, इधर +1। ठीक है, ये एग्जांपल्स तो नोट करना जरा, अभी तो और एग्जांपल्स करना है बहुत सारे, अभी तो और एग्जांपल्स करना है। आज ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना सीखेंगे हम बेसिकली, कि किस तरह से किसी स्पीसीज के ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करो इसको। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इतनी जितनी हमने 10th में पढ़ी है, बस ज्यादा नहीं। कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, तो आप क्या आंसर देंगे मुझे? 17। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नॉन मेटल्स की ज्यादा होती है, मेटल्स की कम होती है। लिखा सबने? कुछ अच्छे एग्जांपल्स थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। अच्छा, कोई नहीं। हाँ देखो, आगे देखना, ये एग्जांपल्स हमने लिखे, फर्दर देखो। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर की, किस किस में निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2। सबसे पहले तो मुझे CO2 का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, शायद ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसा ही होता है CO2। आप समझो, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। आया ना? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं। शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, और कार्बन तो शेयरिंग ही करता है। अच्छा सुनो, क्या इनकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है? हाँ सर, ऑब्वियसली। ऑक्सीजन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देखो, आपसे अगर कोई पूछे ना, आपको कुल मिला के कुछ ही एलिमेंट्स काम आने हैं, उसमें से थोड़ी बात तो मैं आपको भी बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले कौन आता है? फ्लोरीन। उसके बाद आता है कौन? ऑक्सीजन। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। इसको आप याद रख सकते हो फोन से, FON, फोन। ठीक है, मोस्ट 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना?
इसके बाद आता है क्लोरीन। आप इन चार को अभी याद रखें, बहुत रहेगा हमारे लिए, क्योंकि मैक्सिमम कंपाउंड जो बनते हैं उसमें ये होते ही है। फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन तो इतना नहीं होता, ऑक्सीजन और क्लोरीन नाइट्रोजन बहुत देखने को मिलता है। चलो आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो पता लग रहा है साफ साफ ऑक्सीजन भाई दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमने क्या किया, हमने इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, ये वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, इस कोवेलेंट बॉन्ड की, इस कोवेलेंट बॉन्ड की, इस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को कितना चार्ज दे दिया, -1, कार्बन को कितना चार्ज दे दिया, +1। एंड अगेन मैं कह रहा हूं दिस इज द इमेजिनरी चार्ज। इस सिंगल बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को कितना चार्ज दे दिया, अगेन -1, इसको कितना चार्ज दे दिया, +1। मतलब एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, फॉर अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, less electronegative element will gain +1 and more electronegative element will gain -1। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इस एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को -1 चार्ज दे देंगे एक बॉन्ड के लिए, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को +1 चार्ज दे देंगे। फिर ये दूसरा बॉन्ड रहा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को -1 चार्ज दिया, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को +1 चार्ज दिया। ठीक है, अच्छा क्या कार्बन के सारे बॉन्ड हो गए, नहीं नहीं, समझो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहां भी बनाए हुए हैं, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी कार्बन को +1 चार्ज दिया, ऑक्सीजन को -1, इस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी कार्बन को +1 चार्ज दिया, ऑक्सीजन पर -1। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, +4, या कह दूं टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज +4। नाउ दिस इज द इमेजिनरी चार्ज। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऑक्सीजन का चार्ज कार्बन डाइऑक्साइड में, बता सकते हैं, -2। कैसा होता है, -2। ये बात लिख लेना अपनी कॉपी में कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को -1 चार्ज कंसीडर करते हैं और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को +1 चार्ज कंसीडर करते हैं। ये नोट करना अपनी कॉपी में जल्दी। फिर एग्जांपल्स और करते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे कार्बन इन CCl4, स्ट्रक्चर मैं बना के बता रहा हूं आपको इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बता देना है मेरे को, बताओ कितना हो जाएगा, इसमें भी +4, कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, अच्छा मैंने कहा आप लोगों से, ये तो मिटा दूं, लिख लिया होगा आपने। मैंने कहा आपसे कार्बन, या छोड़ो, फास्फोरस इन PH3, स्ट्रक्चर में बना के दे रहा हूं आपको, PHH और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड बचते हैं, मतलब जो काम में आते हैं, 5 होते हैं ना आउटर मोस्ट में इसके, तो 2 ऐसे ही पड़े हुए हैं। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का कितना हो जाएगा, -3 के +3, -3 के +3, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस और हाइड्रोजन। तो सही है, फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो कितना चार्ज आ जाएगा इस पे, भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फास्फोरस। ये आप खुद से भी निकाल पाएंगे जब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, अभी तो मैं बताता जा रहा हूं आपको। फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसके लिए कितना चार्ज दूं इसको, -1। इस बॉन्ड के लिए कितना चार्ज दूं, -1, और इस बॉन्ड के लिए भी कितना चार्ज मिलेगा, -1। तो टोटल चार्ज कितना आ गया बेटा फास्फोरस का, -3। ठीक है, जरा बताओ नाइट्रोजन इन NH3, स्ट्रक्चर बना के बताऊं, NHH, बताओ अगेन कितना, -3, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। मैं आपसे पूछूं फास्फोरस इन PCl3, बताओ फास्फोरस इन PCl3 कितना हो जाएगा, +3, PCl, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, क्लोरीन। फास्फोरस से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमने इसको इस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कितना चार्ज दे दिया, इस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए -1, इसको दे दिया +1। इस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इसको कितना चार्ज दे दिया, +1, इसको -1। इस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए फास्फोरस को +1, क्लोरीन को -1। तो टोटल चार्ज ऑन फास्फोरस
कितना आया +3, और टोटल चार्ज ऑफ क्लोरीन कितना आया -1। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का कितना है, एक क्लोरीन का निकालेंगे -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं कह रहा हूं फास्फोरस इन PCl5, फास्फोरस इन PCl5 स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं, वेरी गुड, PCl Cl Cl और Cl। कितने बॉन्ड बना रहा है टोटल, 5 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, क्या बनेगा देखो, इस बॉन्ड के लिए फास्फोरस को +1 दिया, क्लोरीन को -1, इस बॉन्ड के लिए फास्फोरस को +1 दिया, क्लोरीन को -1, इस बॉन्ड के लिए फास्फोरस को +1, क्लोरीन को -1, इस बॉन्ड के लिए फास्फोरस को +1, क्लोरीन को -1। तो क्या मिल रहा है, +1 -1 +1 -1। टोटल कितना चार्ज मिल गया भाई फास्फोरस को, 5 क्लोरीन की वजह से +5। एक चीज नोटिस किया आपने, फास्फोरस छोड़ो, फास्फोरस इन P4। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। ये एक फास्फोरस है, ये एक दूसरा फास्फोरस है, ये एक तीसरा फास्फोरस है, ये चौथा फास्फोरस है। तो साइकिल में जुड़े हुए हैं, P4 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 1 2 3 4 फास्फोरस इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये फास्फोरस सामने वाले से बॉन्ड बना लेंगे इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4। आसान है, बना सकते हो, चारों साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हुए हैं और आमने सामने वाले से कोवेलेंट बॉन्ड बना दो। क्या आप मुझे फास्फोरस का चार्ज बता सकते हैं इसमें? अब समझो, एक बात बताओ, फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ वेरी गुड, फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है। क्या दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में कोई डिफरेंस है? तो क्या आप कोई चार्ज दे सकते हो किसी को? मतलब ऐसा होगा क्या कि एक की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे की तरफ कम इलेक्ट्रॉन होंगे, झुके हुए कुछ, ऐसा होगा क्या? नहीं भाई साहब, यहां तो दोनों के बीच में बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, या दोनों के एग्जैक्ट बीच में रखे होंगे, क्योंकि दोनों की भाई एक बात बताओ, मैं कह रहा था तुमसे कि एक की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी बेचारे के पास। लेकिन वो तो तब होगा ना जब एक ज्यादा पावरफुल हो दूसरे से, यानी कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो दूसरे के। मतलब समझो, जैसे मुझसे कहा क्लोरीन इन Cl2, ध्यान से समझना, तो यहां पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, आप कह दो दोनों की पावर सेम है। क्या दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेगा कि चल तू इलेक्ट्रॉन्स को तेरी तरफ झुका ले? क्या दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक एलिमेंट की तरफ ज्यादा, दूसरे एलिमेंट की तरफ कम? ऐसा पॉसिबल है इस एग्जांपल में? दोनों एग्जैक्ट बीच में रहेंगे। ठीक है, तो इस केस में, इस तरह के केस में, जब कोवेलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एलिमेंट के बीच में बन रहा हो, तो कितना चार्ज देते हैं उसको, एलिमेंट को? 0। और बहुत लॉजिकल भी है ना, बहुत लॉजिकल भी है। हाँ सर, सही बात भी है कि दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उन पर कितना चार्ज कंसीडर करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के लिए? 0। अरे कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो आपस में, 0 ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ फास्फोरस से जुड़ रहा, यहाँ फास्फोरस से जुड़ रहा, और यहाँ फास्फोरस से जुड़ रहा। एक फास्फोरस 3 फास्फोरस से जुड़ रहा है, देख लो, एक तो इससे जुड़ रहा है, ये एक इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, पर तीनों ही फास्फोरस हैं, तो इस पर कितना चार्ज दूं बेटा? 0। सेम कहानी इसकी 0, सेम कहानी इसकी 0, सेम कहानी इसकी 0। कितना चार्ज है P4 में फास्फोरस का? 0। या कितना ऑक्सीडेशन नंबर है फास्फोरस का P4 में? अब से मैं बस ऑक्सीडेशन नंबर ही बोलूंगा। फास्फोरस इन P4 कितना है? 0। आर यू गेटिंग दिस ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग इस एग्जांपल के थ्रू। यहां देखो, मतलब फास्फोरस के कितने सारे रूप हैं, मतलब ह्यूमंस की तरह, ये भी कम नहीं है इंसानों से। जैसे इंसान रंग बदलता रहता है ना, कहानी इसकी है। pH3 में ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है? -3। PCl3 में कितना शो कर रहा है? +3। PCl5 में कितना शो कर रहा है? +5। ये लिखना सारे, कितना शो कर रहा है? +5। फास्फोरस में कितना कर रहा है? 0। मतलब एक ही एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है कि नहीं?
मतलब ये वैलेंसी भी नहीं है, तुम कहीं इसको जब से वैलेंसी समझ रहे हो। हमें क्या कोई गलत फहमी रहती है बहुत सारी, क्योंकि शुरुआत हम NaCl से करते हैं ना, तो NaCl का चार्ज +1 होता है Na का, NaCl में Na का चार्ज, तो हम सोचते हैं कि यही तो ऑक्सीडेशन नंबर है और ये उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है, और यही उसका चार्ज कहलाता है। सब एक ही बात है, नहीं, बहुत अलग चीजें हैं सब। हाँ बेटा, ना होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के फिक्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के फिक्स होते हैं या लगभग फिक्स होते हैं, लेकिन अभी तो हम यही कह रहे हैं कि एक एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। इसकी एक रेंज होती है, आप धीमे धीमे समझ जाएंगे, इसकी भी एक रेंज होती है। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी करने लग जाए, कोई +10 कर रहा है, कोई +8 कर रहा है, कोई +4 कर रहा है, मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, इसकी भी एक रेंज होती है। जैसे फास्फोरस की रेंज है -3 से +5, इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -3, इससे नीचे नहीं जाएगा, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +5। और ये भी जरूरी नहीं है कि -3 से लेके +5 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करे या सारे ऑक्सीडेशन नंबर बनाए। व्हाट आई मीन, ये भी जरूरी नहीं है कि फास्फोरस -3 भी बनाए, -2 भी, -1 भी, 0 भी, +1 +2 +3 +4 +5 ना, हो सकता है -3 और -5 में से बीच में कुछ एक ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करे। वो हम सीख जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है, वो आसान सी चीज है, घबराओ मत, जो पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर कोई कितनी शो करेगा ये जानना इससे ज्यादा आसान है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। खैर, यहां तो केवल एक छोटी सी बात फील करानी थी कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट द रियल चार्ज ओनली। रियल चार्ज केवल किसके केस में, आयनिक कंपाउंड के केस में। मैं तुम्हें सच बताऊं तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, प्योरली आयनिक, प्योरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, अगर कंपाउंड बनाएगा तो कितना शो करेगा, +1, इधर उधर नहीं जाएगा, वो +1 के अलावा कुछ शो नहीं करेगा। जैसे मैं बात करूं पोटेशियम की, पोटेशियम मेटल है, उसका नेचर इलेक्ट्रॉन देने का बहुत ज्यादा नेचर, बहुत जबरदस्त नेचर है उसका इलेक्ट्रॉन देने का, तो वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, उस पर जो चार्ज आता है वो रियल आता है, और रियल चार्ज धोखा नहीं देगा, कितना है, +1, हमेशा +1 रहेगा पोटेशियम का चार्ज। अगर कोई कंपाउंड पोटेशियम बना रहा है, कोई आयनिक कंपाउंड, तो हमेशा कितना चार्ज रहेगा पोटेशियम का, +1। तो ऐसा नहीं है सबके फिक्स नहीं होते, कुछ के फिक्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 13 से, छोड़ो ना, डी ब्लॉक नाम सुना है तुमने, डी ब्लॉक, हाँ वही वाला ग्रुप जो मैंने पढ़ाया नहीं तुम्हें 10th क्लास में, मैंने कह दिया 11th में पढ़ोगे तुम उसको, याद है? 10th क्लास में 3 से लेके 12 तक के ग्रुप हम लोगों ने पढ़े नहीं थे, उनमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। और मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो मैं केवल डी ब्लॉक के लिए ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तुम्हें, और हम लोग पढ़ते भी इसी के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पी ब्लॉक के भी करते हैं, 13 से लेके 18 ग्रुप तक के एलिमेंट भी करते हैं, पर मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करते हैं, वो 3 से लेके 12 तक के ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है। खैर वो धीमे धीमे समझ में आएगी बातें, ऐसी बात नहीं है कि हम एक क्लास में सब सीख जाएंगे। अभी तो हमें क्या पकड़ना है, अभी तो हमें पकड़ना है रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तरीका बताया मैंने आपको, आपको स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो ये देखना है कि किन दो एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कितना चार्ज दे दोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कितना दे दोगे, +1, है ना। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं 3-4 मिनट के अंदर फटाफट से, ज्यादा फील आएगा इसका। इतना समझ में आया सबको जो मैंने अभी समराइज किया, क्या क्या, कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दूसरा कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम स्ट्रक्चर से किस तरह निकालेंगे। चलो हमने कहा कुछ एक एग्जांपल करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4, ये कैलकुलेट करना है हमको। सेकेंड हमको कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2। थर्ड हमको कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S SSSSO2 H2SO4 किसमें करवा लें, H2S। केवल ये 3 ही कंपाउंड दिए मैंने। H2SO4 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या, बना तो सकते हैं, बनवाया था।
सेंट्रल एटम कौन है इसमें? सल्फर। सल्फर है सेंट्रल एटम, और ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का ही पूछता है, मैक्सिमम टाइम पूछता है, तो सल्फर इसमें क्या है? सेंट्रल एटम। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, ये ऑक्सी एसिड्स होते हैं, याद है? वेरी गुड। एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे, फिर जितने OH बन सकते हैं उतने OH बना देंगे। कितने बनेंगे? अच्छे से, कितने OH बनेंगे बेटा? OH OH, दो ही बन रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? दो ही बन रहे हैं ना, दो OH बन रहे हैं। फिर एक क्या बच गया? ऑक्सीजन। इसको वापस किसके साथ जोड़ दिया? डबल बॉन्ड के साथ। ऑक्सी एसिड्स होते हैं ये, याद करो फर्स्ट चैप्टर में बनवाए थे। सल्फर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सी एसिड्स वो होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो डबल बॉन्ड से, और इनके अलावा एक दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे हाइड्रोजन। तो मुझे इसमें निकालना है, चलो निकालते हैं, कोशिश करते हैं। केवल सल्फर का निकालना है, तो इस तरह बनाते हैं इसको तरीके से, OH। चलो बताओ, सल्फर का निकालना है ना। इस बॉन्ड के लिए सल्फर को कितना चार्ज दे दें? इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कितना चार्ज दे दें सल्फर को? जल्दी जल्दी बताओ। +1। ऑक्सीजन को कितना? -1। इस बॉन्ड के लिए सल्फर को कितना चार्ज दे दें? इस बॉन्ड के लिए +1 अगेन, ऑक्सीजन को कितना? -1। अच्छा, इस बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इस बॉन्ड के लिए, एक बॉन्ड की बात कर रहा हूं अभी तो मैं, कितना चार्ज दे दें सल्फर को? +1। ऑक्सीजन को कितना? -1। इस बॉन्ड के लिए कितना चार्ज दे दें सल्फर को? डबल बॉन्ड है ना, दूसरे बॉन्ड की बात कर रहा हूं। +1। ऑक्सीजन पर कितना हो गया? -1। इस बॉन्ड के लिए कितना चार्ज दे दें सल्फर को? अगेन सर +1, क्योंकि सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पर -1। और सेम कहानी यहां हो जाएगी कि इस बॉन्ड के लिए सल्फर को +1, ऑक्सीजन को -1। टोटल कितना चार्ज हो गया सल्फर का? कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया सल्फर का? कितना हो गया? +6। कितना हो गया? +6 हो गया ना। अच्छा, हाइड्रोजन का बताना, ऑक्सीजन का बताना। इस ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसमें? -2। इस ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसमें? -2 नहीं, एक अकेले ऑक्सीजन का बताना है, सबका नहीं। आपसे पूछा ना ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का ही बताना है, एक का ही। इस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा सर? -1 तो इस सल्फर की वजह से, और क्या इस हाइड्रोजन की वजह से भी रहेगा -1, है ना? और हाइड्रोजन पर +1 आ जाएगा इस बॉन्ड के लिए, तो इस ऑक्सीजन का भी -2, और यहां भी सेम कहानी होगी, तो इस ऑक्सीजन का भी -2। खैर हमें बताना तो सल्फर का था, कितना आ गया? +6। आपसे कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अगर स्ट्रक्चर पता है तो बता देंगे। बताओ, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए सल्फर का कितना चार्ज? +1। ऑक्सीजन का कितना चार्ज? -1। इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए सल्फर पर कितना चार्ज? +1। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज? -1। अभी खत्म नहीं हुई बात, यहां पर भी डबल बॉन्ड है सल्फर का, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए सल्फर पर कितना चार्ज? +1। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज? -1। इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए सल्फर पर +1, ऑक्सीजन पर -1। व्हाट इज द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? +4। टोटल कितना आ रहा है? +1 +1 +1 +1, तो कितना आ गया? +4। ऑक्सीजन पर -2, और इस ऑक्सीजन पर भी -2। अब क्या मुझे बार बार ये चार्जेस लिखने की जरूरत है क्या? है, मतलब परेशान हो गए ना, बार बार लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इतनी सारी। बहुत सीधी सी बात है, समझ में आ गया हम लोगों को कि सर सल्फर अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बना रहा है, और चारों बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बना रहा है, तो +4 चार्ज आ जाएगा इसमें। या ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? +4। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2। यहां देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S, HSH कितना हो जाएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर? बोलो। +2। कितना हो जाएगा? +2, क्योंकि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अब सल्फर को कितना चार्ज देंगे एक कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से? +1। लेस हाई इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, रियली सॉरी, -2। कितना हो जाएगा? -2। यहां था ना प्लस में, तो +4 SO2 में, और H2SO4 में +6। देख रहे हो सल्फर को? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है अलग अलग कंपाउंड में। -2 कर रहा है, +4 कर रहा है, +6 कर रहा है। मतलब इसका मिनिमम का रेंज -2 और मैक्सिमम का रेंज +6 होता है, रेंज जो होता है इसका
वो तो खैर हम निकालेंगे जब निकालेंगे। खैर अभी फील होना चाहिए कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, और अगर मुझे स्ट्रक्चर पता है तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से बता सकता हूं। तो जल्दी से 2 एग्जांपल करके बता दीजिए बस, ठीक है, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाएगी कि हाँ थोड़ा बहुत आप लोगों ने सीखा। अभी तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं। एक चैप्टर में ये इसलिए भी पढ़ा रहा हूं पहले, ताकि आप बहुत सारे कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स बनाना सीख जाए। यहां से आप स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे जब एग्जांपल्स करेंगे तो। हाँ मुझे बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO3, बड़ा फेमस कंपाउंड है CrO3। स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्रोमियम इज एन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। बताओ तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेटस में कितना होगा? +6। टाइम नहीं लगना चाहिए। सल्फर इन H2SO3, नाम क्या होता है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड है कि व्हाट इज दिस? पहले मेरे को ये बताओ नाम क्या है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरस एसिड। बताओ कितना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर? क्या आपने यही स्ट्रक्चर बनाई? S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। अगर आपने यही बनाई तो बताइए आप बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? जरा बताएं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H3PO4 H3PO3, बड़े फेमस एसिड है जानते हो आप। H3PO2, बताओ सबका स्ट्रक्चर वो ऑक्सीडेशन स्टेट सब में +5 होगा। सब में बताना। चलो ठीक है, H3PO4 वाले में +5। इसमें आया कितना? +5। स्ट्रक्चर बना लोगे ना, फास्फोरस डबल बॉन्ड O। कितने OH बन रहे हैं प्रियंका? प्रियंका बेटा कितने OH? 3 OH बन रहे हैं। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? अब नया चैप्टर है तो, है ना? हाँ तो कितना आ गया फास्फोरस का चार्ज? +5। कितना आ गया? +5। ठीक है, सेम कहानी H3PO3 में फास्फोरस डबल बॉन्ड O। कितने OH बन रहे हैं? साहब 2 ही बन रहे हैं अब तो, और डबल बॉन्ड O। तो देखो इसके इन दोनों बॉन्ड के लिए -2, इन दोनों बॉन्ड के लिए फास्फोरस को -2, और इन दोनों बॉन्ड के लिए फास्फोरस को कितना मिल जाएगा? -1 और -1। ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं ना, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -6। जस्ट अ मिनट। H3PO3, अच्छा गलत बना दिया मैंने, सॉरी, रियली सॉरी। H3PO3 है ना, रियली सॉरी। पी कोई बोल भी नहीं रहा है और सब शांति से देख रहे तमाशा। फास्फोरस डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। कितने OH बन रहे हैं? 2। मैंने गलती क्या की पता है? हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दिया? ऑक्सीजन। तो बोल क्यों नहीं रहे थे तब? अब तो बोल रहे हो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, तब नहीं बोल रहे थे। हाँ -2 -1 -1, और इसकी वजह से कितना मिलेगा? +1। तो -2 -1 -1 -4 +1 कितना हो गया? +3। अरे हाँ है ना? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? जब छोड़ दूंगा बता दो एक बार। और H3PO2 में कितना आ गया? आई थिंक +1। कितना आ गया? +1। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको घर से करके लाने के लिए दे रहा हूँ, घर से करने हैं आपको, और मुझे सेंड करने हैं आज शाम तक। और जिसने सेंड नहीं किया ना वो पिटेगा बहुत बुरी तरह। ठीक है, नाउ यू कैन गो। थैंक यू।